गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वाह क्या जगह दिखाई है भाई, कितना खूबसूरत लगा है ना मलेशिया। हाँ अनुषा तुम तो गई भी हो ना? मैं गई भी हूँ एंड आई बीन देयर कपल ऑफ टाइम्स और बहुत अच्छी जगह है। कुआलालंपुर इज़ रियली नाइस, बहुत सारी जगहें देखने के लिए भी है। लंकावी इज़ वेरी वेरी नाइस। बिजी तुम्हें भी जाना चाहिए। फिलहाल तो कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए वैसे तो शादी से पहले, जब इंसान फ्री होता है। अब तुम लोग तो शादी नहीं तो क्या मतलब जिंदगी खत्म हुई है? नहीं हाँ मुझे जाना है, मुझे शादी से पहले ना, शादी के बाद कहीं और, लेकिन शादी से पहले मुझे ये मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की बेल्ट पूरी करनी है। हाँ आगे भी है, इंडोनेशिया भी है और वियतनाम भी है। भाई इतना टाइम अभी नहीं मिलेगा मुझे पहले ये 3 करने दो। मतलब एक काम करना, वो गोला नहीं होता जो जमीन के लिए वो रखा जाता है यहाँ पे जो अक्सर है ना, ग्लोब। हाँ वही गोला, उसी गोले को ना ऐसे रख के रस्सी रख के पकड़ के और आगे तो भाई दुनिया देखने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलता, शादी का तो बहुत ही बुरा एक्सक्यूज है। हो ना हो जो भी हो दुनिया देखे। हाँ। लेकिन अगर कोई ऐसी गोल्स है जो तुम शादी से पहले अचीव करना चाहते हो नसीब खान, तो वो क्या गोल्स होंगी? वो बहुत गोल, शादी से पहले मुझे ट्रैवल करना है, मुझे घर बनाना है अपना, मुझे अपने आप को स्टेबल करना है। बहुत है गोल्स मेरे तो यार। गाड़ी लेनी है, दाढ़ी पक्की करनी है, बिल्ली पालनी है, बहुत कुछ करना है। मलेशिया आजकल टूरिज्म के हवाले से बहुत ही अच्छे पैकेजेस भी ऑफर कर रहा है। बाय द वे हमने आपको छोटी सी तस्वीर यहाँ दिखाई क्योंकि ट्रैवल डायरीज भी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं अपना एक सेगमेंट इसी शो में। और आज हम मलेशिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत सारी जगहें मलेशिया में देखने के लिए। साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। मुसलमानों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है बिकॉज इट्स एन इस्लामिक कंट्री, तो उनको अच्छा लगता है हर चीज़ जो वहाँ आपको मिलती है वो हलाल है एंड इट्स वेरी ईजी। अगर आप स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं तो देखेंगे कि अच्छा ऑन वन एंड इट्स वेरी क्लोज टू चाइना ऑल्सो, इट्स ऑन द चाइना साउथ सी एंड मलेशियन, और एक साइड पे मलेशिया बोर्नियो टाइप सीन भी होता है, तो इट्स गॉट अ डिफरेंट फील ऑल्सो। साथ ही साथ थाईलैंड के साथ भी बॉर्डर लगता है और वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन बजट की अगर हम बात करें तो उसकी थोड़ी सी बात अगर करते हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है वैसे, 30 मिलियन, हमें 20-22 मिलियन तो पूरे कराची में कि पूरे मुल्क की पॉपुलेशन 30 मिलियन है। वैसे लोग नहीं कहते कि एक बंदे का तकरीबन 1 लाख में हो जाता है गुजारा एक हफ्ते का ट्रिप। यार अभी वो मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन पहले तो मौसम के बारे में बात करते हैं। बारिश काफ़ी होती है वहाँ पे बाय द वे, अप्रैल टू अक्टूबर और अक्टूबर टू फरवरी मेरे ख्याल से यहाँ पे monsoons, that's why it's so green. That's why it's so green. It's so green, but it's also gets a little irritating. कि जब मैं वहाँ थी तो मतलब बारिश ही इतनी हो रही थी कि सारा वक्त छाता लेके ये लाइक हाँ खूबसूरत है, लेकिन फिर बारिश हो गई, हर बारिश हो गई, हर वक्त बारिश हो रही है। लेकिन उसकी वजह से मॉडरेट एक टेम्परेचर भी रहता है, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बजट पे अगर आए तो एक डेली प्राइस अगर कहें तो रिंगिट कहते हैं उनके करेंसी को, तो 66 रिंगिट यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी 8,000 रुपये में बंदा जो है वो एवरेज ट्रैवलिंग के लिए अगर इस्तेमाल कर ले तो दिन में 8,000 रुपये तो लग ही जाएंगे। और तकरीबन $18 यानी कि 1,000-2,000 रुपये खाने पीने के लिए रख लें आप, एंड $60 के करीब अगर एक अच्छा होटल चाहिए पर नाइट तो वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन 2 हफ्ते के लिए मेरे ख्याल से 1,15,20,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। खाना पीना रहना ट्रैवल करना वो हाँ, शहर के अंदर मेरे ख्याल से पर पर्सन। इसमें टिकट एडेड है या नहीं है? इसमें टिकट नहीं है, टिकट के अलावा तो मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए, 1-1.5 लाख रुपए पर पर्सन। वीज़ा इज़ ईजी, पाकिस्तानी के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है। अपने ट्रैवल एजेंट से आप जा सकते हैं, मलेशियन एम्बेसी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स फिल करें या 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका वीज़ा भी आपके पास आ ही जाएगा। या फिर आप अपने ई वीज़ाज़ भी ले सकते हैं जो 24 से 48 आवर्स में आपको मिल सकता है। ई वीज़ाज़ आई थिंक अमेरिकन
अगर वीज़ा आपके पास ऑलरेडी है, शेंगन वीज़ा ऑलरेडी है, then it becomes a little easier. टूरिज़म की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी जगहें देखने के लिए। पेट्रोनस टावर्स तो उनका बहुत ही वन नोन उनका जो टावर्स हैं, लेकिन सबसे पहले तो कुआलालंपुर उनकी बड़ी सबसे बड़ा शहर जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग है, खाने पीने को बहुत कुछ है, पार्टी करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको उन चीज़ों का शौक़ है, नसीब खान पहुँच जाए वहाँ पे। शॉपिंग इलाके से बहुत अच्छी है। पेट्रोनस टावर्स की हमने बात की तो दे ट्विन लाइक सिल्वर रॉकेट्स, जो हर शहर की कोई स्काईलाइन होती है जो उसकी पहचान होती है, तो ये आई थिंक इनकी पहचान है। एंड इट्स रियली प्रिटी, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी प्रिटी। एंड इस्लामिक आर्ट्स म्यूज़ियम भी है, डेकोरेटिव आर्ट्स इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम में जितनी सारी इस्लामिक हिस्ट्री की चीज़ें उन्होंने आर्टिफैक्ट्स जमा की हुई हैं दुनिया भर से, वहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं, तो आप जाकर कुछ सीख भी सकते हैं एंड बच्चों को भी ले जा सकते हैं। एंड इट्स क्वाइट नाइस एक्चुअली, आई हैव बीन देयर, वेरी नाइस। जॉर्ज टाउन उनका एक छोटा सा एक एरिया है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स अगर उन्होंने कंबाइन कर दिया है, और एक कॉलोनियल ब्रिटिश एक फील आ जाती है बीच में कहीं ना कहीं, इन द मिडल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। एंड इट्स गॉट सम बेस्ट सम ऑफ द वेरी the best food that you get in all of Malaysia. हाँ, यही मेरा सवाल होने वाला था। मलेशियन खाना, how do you like it, अनुषे? I like it. I used to have the मसमान करी। मसमान करी इनकी एक होती है। कौन सी कड़ी? मसमान। उनके खानों में मिर्चें होती है नहीं होती? हाँ, थोड़ी बहुत थाई फूड की तरह होती है, लेकिन थोड़ी देसी भी होती है स्पाइसेस, क्योंकि एक इस्लामिक इन्फ्लुएंस है। सो यू नो दैट्स व्हाई। ठीक है जी। द ब्लू मैंशन ये क्या है? फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग है जोश। अच्छा, ये आपको नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे। 38 रूम्स, 220 विंडो मैंशन है, बिल्ट इन द 1880s एंड रेस्क्यूड फ्रॉम रूइंस इन द 1990s। आई थिंक इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया इन्होंने। एंड इट्स वेरी वेरी प्रिटी, इट्स गॉट अ डिस्टिंक्टिव ब्लू ह्यूड एक्सटीरियर। अच्छा जी, और एक बहुत ही पॉपुलर नाइट मार्केट है इनके यहाँ, जोंको वॉक नाइट मार्केट। फूड हॉकर्स हैं, ट्रिंकेट सेलर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक मेला लगा होता है रात में, तो टैरो कार्ड रीडिंग हो रही है, तो कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड पूरी ट्रैफिक जो है वो बंद हो जाती है, गाड़ियों की इजाज़त नहीं है, इट्स बिकम्स अ वॉकिंग स्ट्रीट। शॉप स्टे ओपन टिल लेट। एक पूरा पार्टी सा एटमोसफियर होता है, खाने पीने का सामान होता है, म्यूज़िक चल रहे होते हैं, एंड यू नो यू जस्ट गेट सम रियली गुड फूड ओवर देयर। हाँ, बाय द वे, जब भी हम कहीं जाने का सोचते हैं, हमारा पहला सवाल ही होता है पाकिस्तानी को, खाना वहाँ पे ऐसा मिल सकता है नंबर 1 जो एडिबल हो ना हो, स्पाइसेस के अकॉर्डिंगली हलाल हो ना हो। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी जाने की जगह है। और मैं कभी मलेशिया तो नहीं गई, लेकिन मैंने मलेशियन फूड वैसे खाया है। मैं उस डिश का नाम काफ़ी मुश्किल था प्रोनाउंस करना, दैट वाज लाइक अ रोटी, एक रोटी और पापड़ का कॉम्बिनेशन था, और उसके ऊपर अंडे भी थे और बीन्स भी थे। आई रियली लाइक्ड इट, और मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं लगा। मैंने ऑस्ट्रेलिया में ही ट्राई किया था, सो आई न्यू कि ये ऑथेंटिक मलेशियन खाना ही है। सो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और अनुषा, क्या पता हम किसी दिन मलेशियन खाना पे शो में भी बनाएं, है ना? बनाए लो कुछ कैफे चाय टोस्ट, वो सब मलेशियन खाने ही बना लो। बिल्कुल बनाएंगे। तो मैं तो सोच रही हूँ, चले हम जा सकते हैं मलेशिया। कहाँ जा सकते हैं? मलेशिया जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, बिल्कुल जी। तो अगर आपने समर को ट्रैवल करना है तो मलेशिया इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, तो इसको भी ज़रा देख लीजिए। एंड अ लॉट ऑफ टूर कंपनीज, ट्रैवल एजेंट्स आर ऑफरिंग सम रियली ग्रेट पैकेजेस। आज हमारे पास आपके लिए भी कुछ हैम्पर्स हैं, लेकिन उनके लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं। हैम्पर्स किससे हैं? टिज़ोरो से तो है ही है हमारे पास हैम्पर वाउचर्स, और साथ ही साथ मार्केट की तरफ से भी हैं। तो फिर कॉलों का सिलसिला जारी कर दीजिए और देखते रहिए। मैं चुपचाप इसलिए हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि ये दोनों में से कोई एक रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट हो।
welcome back. Go with the flow. One of our favorite segments has started again today. आज driftwood का इस्तेमाल हो रहा है. It's something a little different that I haven't seen before. लेकिन क्योंकि कुरुतलैन हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया ही करती है, तो इस दफ़ा भी कुछ ना कुछ नया ही हो रहा है. So driftwood is this? This is amazing. लेकिन कुरुतलैन मिलेगा कहाँ से? ये ड्रिफ्टवुड थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है अनुषा. एक्चुअली ये आप अक्सर आप जब बीच पे वॉक कर रहे होते हो कुछ ना कुछ मिल शोर के ऊपर फ्लोट करता हुआ आता है. और ये अच्छा, जब आप ट्रैवल करती होंगी आपके सूटकेसेस में क्या क्या चीज़ें आती होंगी? कपड़े कम होते हैं. हाँ, और ये सारी चीज़ें सारे ट्रैश ज़्यादा होता है. बिल्कुल. हम जब बाहर भी ट्रैवल करते हैं तो वो जब हम जाते हैं वहाँ पे लाइक जब स्कैन हो रहा होता है सामान हमारा, तो उनको ये फिक्र होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ट्रैश और कचरा और सारी चीज़ें. अच्छा, ड्रिफ्टवुड के लिए एक चीज़ थोड़ा सा बताना चाहूँगी मैं कि इसका किस तरह से ये बनता है. लाइक जैसे फ्लड्स वगैरह आते हैं या बहुत स्टॉर्म होता है, तो ब्रांचेस होते हैं, ट्रीज होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं. तो ये लेक पे भी, रिवर्स पे, सी शोर्स पे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हम देखेंगे क्योंकि ये बहुत दिनों तक पानी में फ्लोट करता रहता है, अंडर द वाटर रहता है. फिर जितनी भी क्लाइमेट की सख्तियाँ होती हैं, धूप है, चीज़ें हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी इसमें लगते हैं, वो इसको अंदर से बहुत होल्स करते हैं. तो फाइनली जो इसका हम देखते हैं आखिर में जाके शक्ल जो होती है, तो वो बहुत लाइक हमारे एज अ फ्लोरल डिज़ाइनर हमें बहुत खूबसूरत लगता है. तो उसको थोड़ा सा ये है कि हम उसको वायर ब्रश से हम उसको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं. अमेजिंग. बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स में भी आता है ये. और इसको फिर हम अगर हमने बड़ा एग्जिबिट करना है तो ऑफ कोर्स हम बहुत बड़ा ड्रिफ्टवुड यूज़ करेंगे. और छोटा करना है तो मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना ड्रिफ्टवुड को एज अ पार्ट ऑफ आवर डिज़ाइन यूज़ करें फ्लावर्स के साथ. तो मैंने क्या किया कि छोटा सा पीस इसका मैंने काटा और इसको एज अ कंटेनर बनाने के लिए, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमने इसको ड्रिल किया, यहाँ पे ड्रिल मशीन के साथ. और ये हमारा ये लोहे का स्टैंड है, इसमें हमने एक वो फिट किया है और होल करके हमने इसके अंदर इसको फिट कर दिया. तो ये हमारा एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया. इसको अगर आप विदाउट फ्लावर्स यूज़ करना चाहें तो ऑफ कोर्स हम वैसे ही बड़ा अच्छा खूबसूरत सा स्कल्पचर लग रहा है ये. और अगर हम इसमें फूल ऐड करना चाहें तो हम इसको एज अ कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं. ये ड्रिफ्टवुड के बारे में मैंने बताया. उसके बाद अब मैंने सोचा कि इसके साथ हम प्लांट मटेरियल कौन सा यूज़ करें. अब जिस तरीके से मैं चीज़ें सिखा रही हूँ उससे थोड़ा बहुत आइडिया ये हमें हो गया है कि हम कंटेनर और मटेरियल के लिहाज से फ्लावर्स और फॉलिएज चूज़ करते हैं. अभी हमारा एक बोल्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है. अगर इसके ऊपर मैं बहुत बारीक से कोई वाइन लगा दूँगी या बारीक से पत्ते, तो वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. तो मैंने ये सोचा कि इसके कॉन्ट्रास्ट में ये क्रोटॉन है, ये बहुत अच्छे कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में आता है. और एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि आज की कोई चीज़ अगेन नथिंग इज़ इम्पोर्टेड. ये सब देसी है, सब ये घर से तोड़ी हुई है पॉट में हमने. और इसकी खूबसूरती ये है कि जितना धूप में आप इस प्लांट को रखेंगे उतना ज़्यादा ये कलर्स देता है. और इसकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं क्रोटॉन की. ठीक है. और ये तो आपको मिल भी जाती है, आसानी से नजर भी आ जाती है. तो अगर आपने इनको देख लिया तो फिर आपने पता है कि आपने क्या करना है. हम एक ब्रेक लेंगे इस बात पे. ब्रेक से जैसे वापस आते हैं वी गोना टेल यू हाउ टू सेट इट अप. तो ये एक और भी खूबसूरत सा डेकोरेशन लग जाएगा. मुझे तो ये ड्रिफ्टवुड बाय इटसेल्फ की बहुत खूबसूरत लग. ब्रेक के बाद जी.
एवरीबॉडी, वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, गो विद द फ्लो हमारा सेगमेंट जो है वो ऑन है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए हमारे पास कुछ वाउचर्स भी हैं टीजोरो की तरफ से और मार्केट की तरफ से। जवाब आपने देना है। अब सवाल ये है, और मज़े का सवाल है, अभी हमने ट्रैवल डायरीज में मलेशिया के बारे में बहुत सारी डिस्कशन की थी कि मलेशिया जाना चाहिए, इट्स अ ग्रेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। तो मलेशिया में लोग जो हैं वो कौन सी ज़बान बोलते हैं, या मलेशियन जो आम ज़बान है, जैसे हमारे यहाँ उर्दू है, उनकी यहाँ क्या ज़बान है? तो इस सवाल का जवाब दीजिए, यहाँ से कुछ वाउचर्स जीत जाइए। और साथ ही साथ ब्रेक के दौरान भी कुरुतलेन जो है अपने हाथों से मैजिक करते रहती हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा मैजिक यहाँ पे क्रिएट कर लिया है एंड इट्स ऑलरेडी लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। वाओ। जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं एज अ कंटेनर, लाइक मैंने इसको ड्रिफ्ट फूड को यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू शो द एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ द ड्रिफ्ट फूड। इसकी खूबसूरती को अगर मैं पूरा का पूरा फूलों से छुपा दूँगी तो देयर इज़ नो यूज़ टू, मतलब यूज़ करने का मकसद ख़त्म हो जाता है। तो हमने अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि हमें इसकी मूवमेंट भी नज़र आए और ये चीज़ छुपे नहीं, क्योंकि अगर मैंने सारा फ्लावर से इसको डेकोरेट कर दिया तो ये पूरा का पूरा छुप जाएगा। अब मैंने वुड ही तो इसकी ब्यूटी है। अब मैंने क्रोटॉन जो है, चूँकि इसकी मूवमेंट इस तरफ से, लकड़ी की मूवमेंट जो है वो इस तरफ आ रही है, सो वी हैव टू डू आवर डिज़ाइन इन दिस डायरेक्शन। तो मैंने इसको ऊपर की तरफ मैंने येलो, अच्छा येलो मैंने फूल क्यों लगाए हैं, क्योंकि मैंने इसको कॉन्ट्रास्ट किया है, इससे मिलता जुलता है और इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके साथ पिंक लगा देती, रेड तो ऑफ कोर्स वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा जैसे कि बताती हूँ कि आपको कलर्स का ध्यान करना पड़ता है कि अगर आपके वुड का कलर क्या है, इसके साथ क्या चीज़ आपके जो है वो अच्छी लग रही है। तो मैंने क्रोटॉन यूज़ किया, एक मैंने यहाँ पे लगाया है। अब इसको मैं दूसरे वाले को, अच्छा मैं इसमें कॉल भी आ गई, मैं कॉल ले लूँ। इस्लामाबाद से कॉल है फातिमा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुशेष, हाउ आर यू, कैसी हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू फातिमा, कैसी हैं आप, क्या हाल है? आई एम गुड, बहुत, योर प्रोग्राम इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई लाइक योर सेगमेंट वेरी मच, क्लास वन। थैंक यू। मुझे बताएं कि मलेशिया का जो नेशनल लैंग्वेज है या जो ज़बान वहाँ पे बोली जाती है, एनी आइडिया? मलेशिया, आई थिंक उनकी एक है मलेशियन, कोई वो है, मलेशियन ही है कोई। ठीक है जी, बताते हैं आपको थोड़ी देर में। कोई सवाल कुरुतलेन से करना चाहें? जी बिल्कुल, मैं यही कही थी कि ये जो आजकल आपका जो ये आजकल वेदर है, ये जो फ्रेश फ्लावर्स की अरेंजमेंट बताती हैं जी, तो हम लोग ये आर्टिफिशियल के साथ ही कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आर्टिफिशियल तो हमने पूरा एक सेगमेंट करना भी आगे जाके। और मैंने बल्कि जी ये सोचा हुआ है मैंने कि अनुषा एक हम जो है ना सेगमेंट में पूरा हम आर्टिफिशियल के बारे में, ताकि हम उसे कंटेनर में किस तरह से यूज़ करें ताकि उनके पास फिर वो हमेशा के लिए लाइक लॉन्ग लास्ट रहे वो। ये नहीं कि आपने अगर फ्रेश किया है तो वो थोड़े दिन के बाद मुरझा जाता है, आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये है कि फिर आप उसको सिर्फ थोड़ा बहुत वॉश करेंगे, सही करेंगे, फिर आपको वो डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इस कंटेनर में ओएसिस यूज़ नहीं किया है, मैंने ट्यूब्स यूज़ किए हैं और ट्यूब्स के अंदर मैंने वाटर डाल दिया है और इसको मैंने यूज़ किया है। और ये मेरे ख्याल से अब देखें आपके इधर से भी और इसके बैक साइड से भी ये हमारा, अब मज़ीद मुझे इसमें फूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं ये समझती हूँ कि नीचे जो बेस है इसका, इसके ऊपर ये ड्राइसिनिया लीव्स हैं, ये भी कॉमन है बहुत, ये येलो और ग्रीन में भी आता है, पूरे ग्रीन में भी आता है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ इस तरह से इसको बेस पे लगा देती हूँ तो एक ये है कि बॉटम के ऊपर भी ग्रीन टच आ रहा है और हमारे ऊपर की तरफ भी ग्रीन टच आ रहा है। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है तकरीबन कंप्लीट है और मैं चाहूँ तो इसमें और डाल सकती हूँ फ्लावर्स वगैरह, लेकिन मैं समझती हूँ कि बिल्कुल इसको जितना मैं ओवर करूँगी उसकी सारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, ड्रिफ्ट फूड की ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए इतना ही अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी है। और मेन जो मकसद है वो यही है बताने का कि हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए ड्यूरिंग आवर फ्लावर अरेंजमेंट कि हम कोई चीज़ भी आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ करें। अगर हम कुछ फूलों को लेके कंटेनर में डाल देते हैं वाज में तो वो तो हर कोई डाल देता है। अगर 5, 6, 7, 8 अरेंजमेंट्स कहीं भी रखे हुए हैं तो कोई चीज़ आपके अरेंजमेंट में ऐसी होनी चाहिए कि कोई गुजरता हुआ वहाँ पे रुके और वो देखे कि व्हाट इज़ न्यू इन दिस अरेंजमेंट, ऐसी क्या चीज़ है जिसके अंदर यूनिक है जो और जगह नज़र नहीं आती, उठ रहा है, यू नो। तो सबसे जो मेन मकसद हमारा गो विद द फ्लो का है वो ये है कि हम चीज़ों को इस तरह से क्रिएट करें
कि वो उसकी शक्ल, उसके देखने का और उसकी जो लुक आती है वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हो और बिल्कुल डिफरेंट हो। मैं तो ये भी कहूँगी कि इनको एक एक जगह दिया करें। हम 2-3-4 चीज़ें एक साथ एक कोने में डाल देते हैं, which is not the best thing to do, you know, तो give them that space कि वो नज़र आए, थोड़ा सा और भी खूबसूरत लगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मैं समझती हूँ घर के अंदर आप रखते हैं तो एक बड़ा लाइवली सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। आप लिविंग रूम में रखें, आप इसको अपने बेडरूम में रखें। इवन मैं तो कहती हूँ कि मतलब पाउडर रूम होते हैं हमारे, वॉशरूम्स भी होते हैं, उसमें भी अगर ग्रीन आप रखें, प्लांट्स रखें, ये सब चीज़ें रखें तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो हमारी कॉलर थी वो भी इस्लामाबाद से थी। इस्लामाबाद में तो क्या क्या फूल होते हैं माशाल्लाह, यू नो, यू कैन गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ flowers and make amazing arrangements every other day. रोज का काम हो सकता है ये तो। ठीक है, well, this is ready over here. This is ready. Fantastic. We've done our job well today and it's looking very different and it's very very nice. इसको घर में आप ज़रूर try कीजिएगा and this arrangement is definitely very very unique and different. These flowers, I don't know exactly the name of these flowers because they are wild flowers. अच्छा ये क्या है, इसका ये किस तरह से उगा है? जैसे हम लोग खाद वगैरह डालते हैं तो उसमें खाद में बहुत से बीज पड़े हुए होते हैं, तो वो होता है कि ऑटोमेटिकली वो ग्रो कर जाते हैं। तो जब वो गमले में खाद डली तो हालांकि प्लांट कुछ और लगा हुआ था, मगर मैंने देखा साइड से ये ग्रो कर रहे हैं। जब मैंने देखा तो ये फ्लावर्स थे, तो मैंने फिर इसको अलग से पॉट में ग्रो कर लिया। तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, काफी ऑलराइट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सबीगा की कॉल भी आ गई हैदराबाद से, जल्दी से कॉल लेते हैं। सबीबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषे, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है, थैंक यू सो मच। जी सबीबा बताइए, मलेशिया में जो ज़बान बोली जाती है, क्या ज़बान बोली जाती है? जी उसको मले कहते हैं। मले कहते हैं, मले ज़बान। ठीक है जी। और कोई सवाल हमारे कमाना आर्टिस्ट के लिए? जी प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, फ्लावर सेटिंग भी अच्छी जा रही है आपकी, और उम्मीद है कि अच्छी कोई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाएंगी। बिल्कुल सही है, थैंक यू जी। ऑल राइट, शो के बिल्कुल बता दें कि सही जवाब क्या है और हमारे कॉलर्स कौन से विनर्स हैं। कुरतलन, थैंक यू सो मच, लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। एंड जाते जाते आपके लिए भी एक कॉम्प्लीमेंट, योर स्कार्फ इज लुकिंग वेरी प्रिटी, मैंने भी नोटिस किया है। वेरी नाइस, देखो चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। और जो हमारी इकबाना आर्टिस्ट ने जो अमेजिंग सा फ्लोरल डिज़ाइन बनाया है, इट्स क्वाइट नाइस, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ जो आयशा रोज़ हमारे कैफ़े में बनाती हैं इन किचन, उसको तो ट्राई करना ज़रूरी है और लोग करते भी हैं एक्चुअली। क्या बना रहे हैं आज अनुषी? जैसे कि डिश तो नहीं, आज मलेशियन नहीं है। आई विश हम मलेशियन भी बिल्कुल करेंगे। इस वीक की थीम क्योंकि ये थी कि पाकिस्तान में हम क्योंकि कराची में रहते हैं तो इसलिए हम कराची का खाना बनाने, वो वाला फेमस जो कि लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं, बड़ा फेमस है, चाहे वो अच्छे रेस्टोरेंट का हो, किसी रोड साइड कैफ़े का हो। सो आज हम बना रहे हैं एक बड़ी फेमस जगह है, मीरठ कबाब हाउस। इट्स फेमस फॉर देयर बारबेक्यू एंड स्टफ। सो वहाँ पे जाके लोग बीफ बिहारी बहुत शौक से खाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो बीफ बिहारी, एक्चुअल बिहारी जो होता है बीफ, वो थोड़ी डिफरेंट रेसिपी से बनता है। उसमें जो बीफ होता है उसके पार्चे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें ब्राउन प्याज हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बिहारियों को ही पता होती हैं। तो आई हैव लर्न दैट थोड़ा सा ओरिजिनल बिहारी रेसिपी से। एंड जो मीरठ कबाब हाउस की रेसिपी है, ऑब्वियसली मेरे पास है तो नहीं वो ऑफिशियली, लेकिन मैंने क्रैक की है खा के ये होगा, खा के क्रैक किया। तो सबसे पहले जिसको हम कड़वा तेल भी बोलते हैं, सरसों का तेल, ठीक है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से गर्म करके उसको रखा हुआ है। और साथ में जो मसाले हम यूज़ करेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या किया अनुषे, मुझे पर्सनली और जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ उनको भी, कि बीफ जब आप बिहारी उसमें खाते हैं ना तो दे लाइक इट कि वो ऑलमोस्ट बिल्कुल घुला हुआ हो, ठीक है, मुंह में हल्का सा पीस आए, पता चला बीफ है, लेकिन बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। सो छोटे छोटे बीफ के हमने पीसेस कर लिए। 500 ग्राम बीफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आधा किलो। इसमें हमने दही शामिल किया 1 पाव, नमक ऐड किया हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर भर के 2 खाने के चमचे। इट्स वेरी वेरी स्पाइसी, इट हैज़ टू बी स्पाइसी। अच्छा, साथ में हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया 1 खाने का चमचा, 1 खाने का चमचा जीरा पाउडर, 1 खाने का चमचा हमने इसमें ऐड किया धनिया पाउडर। कोई भुना पिसा हुआ नहीं है, सब पाउडर इसमें ऐड होगा। साथ में हमने इसमें ऐड किया पपीता। अच्छा, अब कच्चा पपीता नहीं है तो आप पका हुआ पपीता ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ नो इशू। लेकिन यहाँ पे आपको कम दिखाई दे रहा है, कम से कम 3 खाने के चमचे ऐड करना है। ब्राउन प्याज अभी नहीं ऐड करेंगे, मैरिनेशन में बाद में। और इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करने के बाद
आपने पकाना स्टार्ट करना है। सो वही बात है, जितना अच्छा, जितनी देर मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा पकेगा। मैंने इसको पूरी रात के लिए मैरिनेट किया हुआ है। जब इसका अच्छा सा मसाला बन जाएगा फिर अब इसमें ऐड करेंगे आखिर में ब्राउन प्याज और कोयले को हमने अलग से ढकने के लिए रखा हुआ है। तो अब हम ज़रा गरम तेल में ये मसाला ऐड कर देंगे जिसके मैंने अभी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं और इसको पकने में लगेंगे 20 to 25 मिनट्स नाउ। ठीक है, यस। और साथ साथ हमने कोई ख़ास चेरीज भी मंगवाई है हुंजा से। क्या कर रहे हो भाई, कोई हुंजा की चेरीज आई हुई है सुना है? बिल्कुल, हुंजा की फ्रेश चेरीज आई हुई है और मैंने सोचा कि हम लोग क्योंकि इस हफ्ते बना रहे थे जूस सारे फ्रेश फ्रूट, तो हुंजा की चेरीज के साथ तो हमें कुछ जरूर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो जो मैंने सोचा आज हम हुंजा की चेरीज का बनाएंगे मिल्क शेक। उसके लिए बहुत सिंपल चीजें, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको दूध चाहिए, कंडेंस मिल्क चाहिए, ये चेरीज स्पेशली जो हुंजा वाली है। अच्छा, चीनी कम डालना, मुझे पीना है। नहीं, इसका आप नहीं, इतना मिठास होना है, वो उससे सारा काम चलेगा, वो टेंशन ही नहीं लेनी। इसको हम बनाते हैं कंडेंस मिल्क, दूध और बर्फ और थोड़ा सा हम लोग वनीला एक्सट्रैक्ट भी डालेंगे इसके अंदर। ये चेरीज है और ये चेरीज जितनी फ्रेश हो, जितनी मजे की हो, तो क्या बात है। हुंजा की तो मतलब अच्छा, हुंजा चेरीज की वैसे पता, गैस करो वैरायटी कितनी होती है? कितनी? स्टेट्स में वैसे गैस नंबर आम का भी आप लोगों ने गैस किया था, एक गैस करना तो कितना करते? 22, 25, 30। गुड। बनती इतनी ही है, जो कमर्शियल बनती है वो इतनी बनती है। वैरायटी इसकी 1000 है। 1000 चेरी की वैरायटी होती है। जो कमर्शियली बनती है वो सिर्फ 4-5 होती है एक्चुअली। अच्छा, जबरदस्त। तो इसका बड़ा मजे का ब्लू कलर का रंग नजर आएगा। थोड़ा सा हम इसमें ये हो गया तैयार। लोड करें, चल जाए भाई। चल गई मशीन। I like the color. रंग देखा? अभी इसका जायका भी उतना खूबसूरत होना है। Without any food coloring. वाओ, अमेजिंग। और अनुषा पता है पूरी दुनिया में जो पिंक और रेड फूड कलर है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आर्टिफिशियल नहीं यूज करना चाहती, तो महंगा वाला वो मिलता है जो कि बीटरूट से और चेरी से बनाया जाता है। यस, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। लो जी, ये हमारी बन गया। एक बार फिर रिपीट कर दूं, हम लोगों ने इसमें क्या क्या डाला है। हुंजा की स्पेशल चेरीज जो हम लोगों ने मंगवाई थी, एक बोल वो हम लोगों ने काटा, डीसीडेड, और इसमें दूध डाला है, कंडेंस मिल्क डाला है और बर्फ डाली है। और बस थोड़ी सी मैंने थोड़ी ऊपर भी रख ली ताकि खाली अगर चेरीज का भी जायका देखना तो वो भी हम कर सकते हैं। वाह जी वाह, ये बन गया और खूबसूरत लग रहा है। फालसा भी हो सकता है ना? रंग से लग रहा है, थोड़ा फालसा सा लग रहा है, नहीं लेकिन इसमें चेरी का जायका या चुकंदर। वाह जी वाह, ये हो गया यार। जी आजा, बड़ी चुप है भाई, चम्मच साफ कर रही है पिछले 3 साल से, कोई बात नहीं। जी आयशा, तुम्हारी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ड्राई कर लिया था बीफ का, हल्की आंच पे बीफ को पकने के लिए रखा हुआ है। चाहे आपने इस पे पपीता लगा के भी रखा हुआ हो, लेकिन इट टेक्स सम टाइम सब चीज़ों को पकने के लिए, ठीक है। तो इसको हमने तकरीबन 20 मिनट पकाना है, मीडियम या फिर हल्की आंच पे। दोबारा से मैं इसका ये फ्लेम ढक्कन लगा देती हूँ एंड ये 20 मिनट तक हल्की आंच पे पकेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं भाजी, हमारे अम्मा मतलब पुराने उसमें हमारी अम्मा अब्बा जो थे ना, वो सरसों के तेल में ही खाना पकाते थे। आजकल सिर्फ एक मखसूस जो खाना पकता उसके अंदर सरसों का तेल इस्तेमाल हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज वो नहीं होता। ज़्यादा जो है ना, वो जो आजकल जो तेल आ रहे हैं या खुला हुआ तेल जो होता है वो यूज़ करते करते ये ज़्यादा चंगा होता है, जबकि सरसों के तेल में सबसे ज़्यादा अफादियत होती है। अब ये मुझे बताएं कि सरसों का तेल ज़्यादा बेस्ट है या वो वाला तेल बेस्ट? देखो, बहुत सारे किस्म के तेल है, उसमें अपनी अपनी अफादियत है। सरसों जो कि मस्टर्ड सीड्स होते हैं बेसिकली, उसमें अपनी अफादियत होती है। इसके साथ साथ कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल बहुत सारा है। लेकिन जितनी नई रिसर्चेज ओवर द टाइम आई हैं, उससे ये बात भी साबित होती है कि किसी भी तेल में कितना भी फ़ायदा हो, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे और बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो वो फ़ायदा अवेल नहीं कर पाएंगे। आजकल बिजली क्या है कि एक ज़माना था मस्टर्ड, खासतौर पे पाकिस्तान में मस्टर्ड पाउडर का, मस्टर्ड पेस्ट का, राई दाने के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल का इतना ज़्यादा एक रिवाज नहीं था। सो अब लोग प्रेफर ये करते हैं कोकोनट ऑयल में खाना बना के कोकोनट ऑयल को पकाने की बजाय आप कोकोनट का इस्तेमाल करें, आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें, यू नो, और भी ज़्यादा नेचुरल कर दें। यानी कोई भी चीज़ है उसमें से ऑयल निकाला गया है वो चीज़ कर लें इस्तेमाल, लेकिन जिस चीज़ में से ऑयल निकाला गया है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। शाजी की कॉल आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन और आप सबको बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली अनुषा, यू आर लुकिंग रियली गॉर्जियस। और स्पेशली बिजली जो है आज बहुत
बहुत जबरदस्त लग रही है मुझे, बिकॉज आई थिंक उन्होंने बहुत कम अपना हेयर स्टाइल जो है चेंज किया होगा, आज उन्होंने अपने बाल खोले, मुझे बहुत बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू फॉर नोटिसिंग। ग्रेट जॉब, मीरट कबाब सिखा रही है, रियली जबरदस्त, आपकी रेसिपी से ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत मुबारकबाद दूंगी कि बहुत कुछ सिखाती है, और जो है ना नसीब खान की ड्रिंक तो वो तो बहुत कहने वाली थी, एक कदम नसीब खान रह गया। मैं भी वेट कर रहा था, मैं भी आज वेट कर रहा था, मैंने कहा शाज़िया ने अगर मिस किया आज तो मैंने बोलना कंप्लीट है ना। जिस दिन नसीब खान नहीं आते ना वो शो अधूरा अधूरा लगता है। ये बिल्कुल ठीक है। जो है ना कैफे चाय तो उसकी जान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन का भी मैं उनसे जवाब दूंगी कि मलेशिया की जो है जो ज्यादातर बोली जाती है वो माले बोली जाती है। ठीक है, ठीक और है। बाकी आप बहुत जबरदस्त शो कर रहे हो, इतने दिनों बाद आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारा प्यार आपके लिए, थैंक यू। जितनी आपने हमारी तारीफें की हैं उतनी मैं तो आपके लिए भी करना ही चाहूँगी बिल्कुल दिल से, क्योंकि आपने कहा कि विदाउट us this show is incomplete, लेकिन without you there is no show, ये भी कह सकते हैं ना। तो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा बाजी हमारी जो पूरी टीम होती है ना, उसका सबसे ज्यादा अमल दखल होता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ खड़े होकर काम करते, चाहे कैमरामैन हमारे बैठे हमारे सारे भाई रह गए काम ही, और उसको तो बोलिएगा नहीं, वो तो छुट्टियों पे आ जाएगा। और नासिर भाई, कासिम भाई। अच्छा, एक बात मैं वाकई इस बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि अक्सर हमें ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं नसीब खान से कि हमारा शो अच्छा है और हम टॉपिक्स अच्छे लाते हैं। ट्रस्ट मी, इसमें एक बहुत बड़ी टीम है, और वो टीम सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कंटेंट बना दिया, उससे पहले उनकी मीटिंग होती है, क्या शो में आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है, बड़ी टीम है कि वो टॉपिक्स लाए जो कि जिसकी इस माशरे में आप लोगों की जिंदगी में ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा है, और इतनी बड़ी टीम है कि ना जैसे हम लोग यहाँ आते हैं वैसे ही एंटर होते बताते हैं कि ना तूने करना तो एक बंदा ही होता है जो सब बता के निकल जाता है। टीम के बारे में बात, लेकिन आपसे मुलाकात कराएंगे। एक अदद कैरेक्टर है काशिफ, उनसे मिलाएंगे आपको एक दिन, है ना, जरूरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आयशा के कबाब जो है, मीरट कबाब, उनकी कहानी का बेसिकली बीफ बिहारी है, इट्स नॉट कबाब, बीफ बिहारी। एंड हल्की आंच पे हम इसको पका रहे हैं। मैंने अभी बीफ चखा है, बीफ पक चुका है, लेकिन क्योंकि इसको 20 मिनट्स लगेंगे तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं किस तरह से बनेगा। आई हैव टू गिव इट 20 मिनट्स टू कुक, ताकि जब ये 20 मिनट के बाद इसकी शक्ल ही डिफरेंट हो जाएगी। इसकी शक्ल वैसी होगी जैसे बीफ बिहारी की होती है, यानी पानी ड्राई हो जाएगा और बीफ अच्छी तरह से गल जाएगा। बीफ गला हुआ अभी भी है, लेकिन उस लुक के लिए हमें 20 मिनट रिक्वायर्ड होंगे। तो फिर मैं इसको जो प्रेजेंट करूंगी वो 20 मिनट के बाद करूंगी, ताकि 20 मिनट हल्की आंच पे सिमर हो जाए। मगर आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या किस तरह से करना है। ठीक है नसीहान, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह नहीं, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, क्योंकि चेरी इतनी अच्छी बिस्मिल्लाह करा जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। हमें इस वक्त हमारे कैफ़े में एक गेस्ट ने ज्वाइन किया है, किरण मुश्ताक साहिबा, जो हमारी मैरिज काउंसलर भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द कैफे। बहुत शुक्रिया। वेलकम कैफे चाय टोस्ट होस्ट, कैसी हैं मैम? ठीक है आप? मैम ऑर्डर पास कीजिए। ऑर्डर देना है? जी बिल्कुल। आज हमारे यहाँ ना बिहारी बोटी बनी है। ओके, ऑप्शन नहीं है इसका मतलब? ऑप्शन आप अपनी तरफ से कोई भी ऑप्शन दे दें। हमारे और चेरी का शरबत भी बना था, वो पी गए शायद। तो यानी कि मैंने सिर्फ बिहारी बोटी ऑर्डर कर सकती हूँ? जी अंडा पराठा भी कर देना, मैं भी खा लूँगी। नहीं ठीक है, आई थिंक बिहारी बोटी पे ही रहना चाहिए। चले ठीक है, मैं अभी पक रहा है वैसे, बच जाए तो बड़ी बात। किरण कैसी हैं आप? क्या हाल है? शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। किरण, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, कोई सही टाइम होता है शादी करने का जो कहते हैं यही सही टाइम है? जिस वक्त हो जाए वही सही टाइम होता है सबसे पहले तो। एग्जैक्टली, तो वही सही टाइम है। बट अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली इन पाकिस्तान, हम कहते रहते हैं कि दिस इज द परफेक्ट टाइम, या दिस इज द परफेक्ट एज, या दिस इज द परफेक्ट एज गैप। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें, इससे वाकई में एक रिलेशनशिप में बिटवीन हस्बैंड वाइफ कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे अर्ली एज मैरिजेस जो हैं, पहले उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। लेकिन अब अगर आप देखें, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया है तो ट्रेंड चेंज हो गया है, और बहुत हद तक लोग एजुकेट हो गए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एक एज बहुत मैटर करती है, एक आपकी फिजिकल एज भी और मेंटल एज भी।
मेंटल एज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से होती है क्योंकि अगर आपका माइंड ही मैच नहीं कर रहा, बिकॉज अगर लड़की या लड़का स्टिल अपना एक वो चाइल्डहुड या एडोलेसेंस के पीरियड में है तो ऑब्वियसली वो एक सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे रिलेशनशिप के अंदर। जो हम जो चीज़ कहते हैं बियॉन्ड लॉजिक, जिसे कहते हैं केमिस्ट्री या जिसे कहते हैं नसीब और फेट, ये चीज़ें काम नहीं आती हैं शादी में? ये चीज़ें भी काम आती हैं कि ऐसी ऐसी शादियाँ चल पड़ती हैं, हम कभी सोच नहीं सकते। देखिए ये चीज़ें भी काम आती हैं लेकिन फिर वही बात है ना, रिस्क है, 50-50 है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। एग्जैक्टली अगर हम कहें फेट है तो ऑब्वियसली वो भी काउंट करता है, बहुत काउंट करता है, लेकिन जहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में है तो वो भी काउंट करती हैं। कोई इंग्रेडिएंट्स तो होंगे जो 2-3 टिप्स होते हैं जो एक मैरिज को अच्छे से चलाती है? बहुत सारे टिप्स हैं एक्चुअली। अभी जब आप लोग कुकिंग वगैरह कर रहे थे एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि अगर रेसिपी है बिहारी बोटी की, अगर रेसिपी है चेरी शेक की, तो ऑब्वियसली रेसिपी एक पूरे के पूरे रिलेशनशिप की भी होती है जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं और सारे मिलकर ही उसको एक बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं। 2-3 इंग्रेडिएंट्स जो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे हमारा जो है एक नमक बहुत ज़रूरी है। अगर हम सॉल्ट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर टेस्ट ही नहीं होगा, चाहे वो जितना भी अच्छा शादी में नमक क्या, शादी में नमक क्या है? देखिए इट डिपेंड्स, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग लोगों की जो है वो अप्रोचेस होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, क्या वो लव जो है वो काम आएगा? क्योंकि बहुत सी रिसर्चेस ऐसी बताती हैं, मैक्सिमम हमारे यहाँ अगर आप देखें जो लव मैरिजेस हैं उसमें डिवोर्स का रेट ज़्यादा है अदर देन अरेंज मैरिजेस। तो वहाँ पर अगर हम ये कहें कि लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये वाली जो हमारी रिसर्चेस है वो उस आइडिया को फेल कर देती है कि अगर लव तो मौजूद है बट स्टिल डिवोर्स क्यों हो रही है? एक रिलेशनशिप में जब आ गए, जब एक साथ रहना स्टार्ट कर दिया तो वो लव कहाँ गया फिर? लेकिन वो सारी चीज़ें रिस्पेक्ट से नहीं काउंट करती हैं। जैसे मैंने कहा ना, इट्स अ रेसिपी बेसिकली, इट्स अ रेसिपी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो काउंट करती हैं। रेसिपी भी, उसके अंदर ट्रस्ट भी आ जाता है, उसमें रिस्पेक्ट भी आ जाती है, फिर उसमें रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन भी आ जाता है। रिस्पेक्ट तो फिर डिफरेंट तरह की होती है। एग्जैक्टली जी भाई, वो जो आजकल बहुत पुराने ज़माने से आ रहा है कि जो शादी का लड्डू खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, तो क्या कहती हैं इसके बारे में? तो जब पछताना ही है तो फिर क्या करना चाहिए? चख लेना चाहिए। लेकिन बाजी मेरा एक अपना जो मतलब ओपिनियन है ना, जो मेरा अपना तजर्बा है वो ये है कि अगर लड़की ने अपने शादी से पहले जो भी वो अपने माँ बाप के घर में जिस तरीके से भी रहती है, जो उसका बिहेवियर है, उसे अपने दूसरे कार में आके ना चेंज करना होता है। चेंज करने के बाद अपने शौहर की जो बातें होती हैं उनको समझना होता है, तो वो घर चल सकता है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। तो इसी तरीके से आपकी गाड़ी चल सकती है। ये नहीं है कि आप अपना जोर पे हैं तो वो अपने जोर पे, आहिस्ता आहिस्ता ही हम उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ये बात सही है ना? क्योंकि देखें, नमक हम उसी वक्त उतना ही डालेंगे जितना सामने वाले को पसंद है। जो हम अपने हिसाब से डालेंगे तो उसको भी कौड़ा लगेगा, हमें भी कौड़ा लगेगा। देखिए ना, ये वो सारी बातें हैं जो कि कोई भी लड़की या लड़का अगर शादी कर रहे होते हैं, यूजुअली लड़की को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि अगर तुम जा रही हो दूसरे घर तो वहाँ जाके ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने हैं। लेकिन उसी वक्त अगर हम ये देखें, बचपन से एक शादी का एक पूरे पिक्चर क्या बनाई जाती है। सिंड्रेला की स्टोरी हम सबको पता है, एक प्रिंस ने आना है जो कि प्रिंसेस को लेकर चला जाएगा, उसके ड्रीम्स, उसके होप्स, वो पूरे के पूरे उसी की पूरी स्क्रीन के अंदर होते हैं। कहते हैं कि अब वो कॉन्सेप्ट्स चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हाउसहोल्ड काम हस्बैंड्स शुड डू आल्सो। देखिए, ये शादी से पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे कल्चर में नहीं होती, कि हम जब शादी करने के लिए जा रहे हैं तो हम गोल सेट कर लें पहले से। क्योंकि यूजुअली जो कपल्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें कि क्या क्या होनी है और क्या क्या नहीं होनी। तुमने क्या करना है, मैंने क्या करना है, ये सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी सोसाइटी का पार्ट है और हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें, इवन लड़का लड़की को बात तक नहीं करने दिया जाता शादी से पहले। बहुत सी स्टिल अभी तक हम इसके ऊपर चल रहे हैं कि शादी से पहले बात नहीं कर सकते, शादी से पहले मिल नहीं सकते। तो ऑब्वियसली वो सारी गोल मेकिंग उस टाइम पे नहीं हो पाती है। आपकी इस बात से मैं अपने गाँव का जिक्र करूँगी कि हमारे यहाँ जब लड़कियों की शादी तय होती है ना, तो अगर वो उस लड़की ने अपने जो जिससे रिश्ता तय हुआ बात कर लिए, तो उसको कार में आके मारते पीटते कि तूने बात क्यों की, और तूने उस शादी में भी नहीं जाना जिस शादी में उन लोगों ने भी आना है। जब तेरी शादी होगी तो उस लड़के को देखेगी, उससे बात भी करेगी और उसके साथ उठे बैठेगी भी। बिल्कुल ऐसा ही उससे पहले तो ये हमारे गांव में अभी भी ये रिवाज है, बाकी हम चेंज नहीं हुए। ये गांव में नहीं, ये रिवाज शहरों में भी मौजूद है।
इवन कराची जैसे शहर में, जिसको हम कहते हैं कि बहुत मॉडर्न हो गए हैं हमने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, बट कराची में भी इस तरह के घर माइंडसेट एक्चुअली ये चीज़ें तो आपको मैनचेस्टर में भी मिलेंगी, अमेरिका में भी ऐसी कम्युनिटीज़ मिलती हैं जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा करते हैं। हम सुनते हैं कि उसको कोई लड़का पसंद आ गया तो माँ बाप ने उसको मैनचेस्टर में किसी को मार दिया था और ऐसी चीज़ें। तो इट इज़ अ डेफिनेट माइंडसेट, लेकिन ये ज़रूर है कि वही बात कि आधा होमवर्क तो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन आधा तो किस्मत की बात है। एक बात बोलूं बाजी, किस्मत से ज़्यादा हमारे अपने बिहेवियर्स भी डिपेंड करते हैं। बाजी हमारा मेन चीज़ क्या है, हमारी एजुकेशन है। हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं है। लड़की को 10वीं पास कराई, बिठा दिया कार। अब उस लड़की का जो दिमाग है ना, वो 10वीं तक ही अटका हुआ, उससे आगे नहीं बढ़ेगी वो। ये और अम्मा जो उसकी माँ है उसने भी 10वीं पढ़ी है, किसी ने 8वीं पढ़ी हुई है, किसी ने 5वीं पढ़ी हुई है। तो हमारे यहाँ सब मेन चीज़ पढ़ाई का होता है। थैंक यू सो मच, फ्यूज उड़ गया मेरा जी। गेस्ट से बात मैं कर रही थी, तो मेरा वो कबाब ले आओ, ये जो बना रहे थे स्पेशलिटी, वो सारी चीज़ें तैयार कर लो। कोई गोल्स हैं जो आपको अचीव करनी चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड, या फिर देखते हैं, लेट्स डू टेक इट एज इट कम्स। अगर पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तो शादी की बात भी हो सकती है, और अगर पढ़ाई कंप्लीट नहीं की तो शादी ही कर देते हैं। हाँ। ये भी एक बहुत कॉमन है। अगर पढ़ाई कंप्लीट करनी नहीं है तो कभी भी नहीं होगी, शादी की बात भी नहीं होगी, ऐसा भी होता है। तो ये कोई सेट फार्मूला तो ऐसा कह नहीं सकते। देखिए सेट फार्मूला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो भी कपल शादी करने के लिए जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उसको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि वो कोई केक पीस नहीं है जिसको आप बहुत ईजिली जो है वो खा सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ है, लाइफ के अंदर डिफरेंट जो है वो फेजेस आते रहेंगे। अब अगर हम गोल सेट करने की बात करें तो गोल्स जो है वो हर डोमेन में सेट होते हैं। गोल्स जो है वो रिलेशनशिप के भी होते हैं, गोल्स हेल्थ के भी होते हैं, गोल्स सोशल वाइज भी होते हैं, गोल्स फाइनेंसेस भी होते हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं। एग्जैक्टली, और शादी के गोल्स भी इसी तरीके से बनते हैं। अब्दुल हाजी साहब की कॉल है बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, क्या हाल है? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सवाल का जवाब दीजिएगा, मलेशिया की जो ज़बान जो मलेशिया में बोली जाती है वो क्या ज़बान है? क्या? अच्छा जी, कोई नहीं, हम तो आपसे एक सवाल भी कर रहे थे, अपना एक गिफ्ट भी दे रहे थे, लेकिन इस मौजू के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? क्या लगता है आपको शादी का जो फॉर्मूला है? क्या मौजू है मैडम? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका मौजू बड़ा अच्छा है। तो उनसे कोई सेगमेंट के बारे में बात करी थी। कोई नहीं, प्लीज़ दोबारा कॉल करें, और अगर शादी के बारे में कोई टिप देना चाहें सर तो हमें ज़रूर दीजिएगा, वो भी बिल्कुल सुन के अच्छा लगेगा। ठीक है जी। जब शादी करते हैं उस वक्त बड़ी एक्साइटमेंट होती है। उसके 2-3-4 साल बाद आपको वही चीज़, वही पैशन, वही इंटरेस्ट, वही प्यार कपल्स के बीच में नज़र नहीं आता। व्हाट गोज़ रॉन्ग? क्योंकि होता यही है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं शादी के बाद, जैसे हम कह रहे हैं ना गोल सेट करते हैं, तो अगर हम गोल सेट करें तो वो रियलिस्टिक होने चाहिए। डजंट मीन कि मैं अगर ये सोच रही हूँ कि हर 6 महीने के बाद वेकेशंस पे जा रहे हैं, शादी जो है वो ऐसी चीज़ हो गई है कोई कि बस अब हर वक्त तैयार होकर बैठे रहना है, और हस्बैंड जो है उसने हर बात माननी ही माननी है, या वाइफ ने हस्बैंड की हर बात माननी ही माननी है। ये बिल्कुल भी नहीं होता। यूजुअली ये जो सेट माइंड के साथ हम जब एंटर होते हैं एक रिलेशनशिप में, तो उसकी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं। उसको स्टार्ट में हमें एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और एक घर के अंदर सेट होने में टाइम लगता है, एक घर को सेट होने में टाइम लगता है। ब्रेक लेंगे हम। हाँ बिल्कुल सही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। किरण साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एक न्यूज़ फीड भी है हमारे पास, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। नसीब खान भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मैरिज काउंसलिंग के हवाले से थोड़ी सी बात हो रही थी, आज सीखने की कोशिश कर रहे थे भाई कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे गोल्स हैं जो हमें सेट करनी चाहिए, अचीव करनी चाहिए बिफोर वी गेट मैरिड। मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं इस मामले में, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी डू कम्प्लीट योर एजुकेशन। एंड शादी जब भी हो उसने अपने टाइम से ही होना है, आगे नहीं हो सकता, पीछे नहीं हो सकता, लेकिन जो आपके दूसरे गोल्स ज़िंदगी के उनको कंटिन्यू रखें, करते रहें, कीप अचीविंग एज मच एज यू पॉसिबली कैन। सही है ना? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। आई एम ऑल्सो काउंसलर नाउ। नसीब खान, कोई गाना तुमने नहीं बनाया रिलेशनशिप्स पे? रिलेशनशिप के ऊपर? हाँ। मेरे जो हालात है वो उसके हिसाब पे गाना है। हाँ जी। आजकल आपके जो हालात है आजकल, चले। कोई तो मिलेगा जो मुझसे प्यार करेगा हम जैसे हैं,
वैसे करेगा बादलों के नीचे अपना घर एक होगा, जैसा भी होगा अच्छा लगेगा। ना 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 ना। बारिश में गाया करेंगे छतरी खोले बिना, नहाया करेंगे। ऐसे रिलेशनशिप्स हो ना जाए, छतरी के नीचे नहा रहे हैं। सोचने का आलम है, सोचने में तो कोई खर्चा नहीं होता। बस जबरदस्त, वेल डन। आई थिंक वही बात है कि फेरी टेल जब बनाते हैं बारिश होगी तो एक बड़ा मजा आएगा, लेकिन मुसीबान अब मुझे तो लगता है फ्रेम ऑफ माइंड होता है। इवन एज की जब आप बात कर रही थी तो ख्याल है दो मुख्तलिफ। एक ख्याल ये भी है कि हाँ पहले आप सेट हो जाओ, इतना स्टेबल हो जाओ कि फिर आप बच्चे भी बड़े करो तो वो टेंशन नहीं हो कि आपको अपनी भी टेंशन पड़ी हुई, बच्चों की पड़ी हुई। लेकिन एक है कि जब आप बड़े हो 7 बच्चों के, आपका बच्चा एक टाइम पे सही वक्त पे हो जाए तो आप उनके साथ ही बड़े हो, अपने मसले तो कभी भी खत्म नहीं होते, लेकिन ये कि फिर आप एंजॉय कर पाते हो अपने बच्चों की जिंदगी भी एक अच्छे वक्त पर आकर। नहीं, स्टेबिलिटी इसको यही कहा जाता है ना कि आर यू रेडी टू टेक ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि रिलेशनशिप में आने वाली है। अब अगर वो 20 ईयर्स की एज में ले रहे हैं या 25 की या 30 ईयर्स की एज में ले रहे हैं, इट डिपेंड्स कि वो पर्सन अपना माइंड सेट कब कर रहा है कि वो बिल्कुल रेडी है, क्योंकि मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर कोई पर्सन 20 ईयर्स का है, वो मैच्योर इनफ है और ही इज़ अर्निंग वेल कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है शादी करने के लिए। बट स्टिल अगर आप देखें तो अभी जो एक हमारे यहाँ कहा जा रहा है 25 ईयर्स इज़ गुड फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए 20 to 25 का जो एक पूरा वो है एज ब्रैकेट, वो बहुत अच्छा है शादी करने के। और लड़कों के लिए 25 to 30 बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके अंदर एक मेंटल स्टेबिलिटी होती है, मैच्योरिटी होती है, एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, और ऑब्वियसली जैसे बिजली ने बात की कि मैट्रिक के बाद जो शादी हो जाती थी वो मैट्रिक से ऊपर चला जाता है आपका लेवल। अब आप ग्रेजुएशन कर लें आप उसके बाद करते हैं। न्यूज़फीड है हमारे पास एक 5 कॉन्वर्सेशंस यू नीड टू हैव बिफोर गेटिंग मैरिड। 5 ऐसी चीज़ों पे आपने बात करना ज़रूरी है शादी करने से पहले, जिससे आप शादी करें उसके साथ। जाहिर सी बात है मेरे से वो बातें मत करिए, ठीक है। सबसे पहले तो हाँ, बच्चे, ये बड़ा ज़रूरी होता है भाई कि चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज नाउ कॉन्वर्सेशंस गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, देयर आर कपल्स हु डोंट वांट चिल्ड्रन एंड दैट्स आल्सो ओके, इट्स एवरीबॉडीज पर्सनल राइट एंड चॉइस। तो ये ज़रूर पता करना ज़रूरी है कि भाई आपको बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप डिफरेंट सेक्ट्स से हैं तो उनकी क्या रिलीजन्स होंगी या उनका क्या होगा, वो भी बहुत ज़रूरी। लेकिन आप ये देखें ना कि कपल तो खुद डिसाइड कर लेता है चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन फैमिली का क्या करेंगे? क्योंकि फैमिली जो है वो शादी के 15 दिन बाद या 1 महीने बाद ही ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती हैं। दिस इज़ द फैक्ट बेसिकली। अब अगर हम कहें कि गोल सेट क्या करना है, इफ़ दे आर डिसाइडिंग कि हमें 1 ईयर बाद या 2 ईयर्स तक फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है, तो ऑब्वियसली उन दोनों को ये पता होना चाहिए, एक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है कि उन दोनों की स्ट्रेस हैंडलिंग कैसी है, इंडिविजुअली और कलेक्टिव। क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रेस, वो क्वेश्चन एक स्ट्रेस देगा। ठीक है जी। मनी एंड योर करियर्स, ये भी बहुत ज़रूरी है टू डिस्कस मैटर्स फाइनेंशियली, बिल्कुल डिस्कस करें। हु इज़ गोइंग टू रन द हाउस, करियर्स, क्या मैं जो काम करना चाहती हूँ क्या मैं वो कर पाऊँगी, जो आप करना चाहते हैं आप वो कर पाएंगे, हम कहीं मूव तो नहीं करेंगे। ये 2-3 चीज़ें कंसिडरेशन में लेना ज़रूरी होती हैं। एंड आज भी कन्वेंशनल, मैं तो उस हिसाब से सोचती हूँ अल्टीमेटली कि वेयर योर हस्बैंड गोज वेयर यू गो, ठीक है, एंड दैट्स फाइन, यू नो, देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अपने करियर्स को ज़रूर आई थिंक वो फ्रीडम आपके पास होनी चाहिए कि मुझे ये करना है अपनी ज़िंदगी के साथ। वो फ्रीडम आप जहाँ पे भी हो, अगर मूव कर रहे हैं वो अलग बात है। फ्रीडम होना चाहिए बट रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों पार्टनर जो है वो वर्किंग पार्टनर्स हैं तो ऑब्वियसली वो अगर पहले से उस पर बात कर लेंगे कि हमने कितना टाइम घर को देना है, कितना टाइम अपने काम को देना है। और यूजुअली समटाइम्स ये होता है जैसे वर्क प्रेशर ज़्यादा है, अगर किसी पार्टनर ने घर आके भी काम करना है, तो अगर उन दोनों की पहले से अंडरस्टैंडिंग होगी दैट वी आर गिविंग दिस टाइम टू आवर वर्क एंड दिस टाइम टू आवर होम, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ईजी हो जाता है आगे जाके घर को रन करने के लिए। रिलीजन एंड वैल्यूज़, मज़हब और हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो तौर तरीके हैं, वो बहुत काउंट करते हैं, स्पेशली इन आवर सोसाइटीज़, क्योंकि यू नो अल्टीमेटली ये चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट ही करती है। हर कम्युनिटी में लोग चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी में ही शादी हो। मैं खैर ऐसा नहीं सोचती, नसीब खान पता नहीं तुम क्या सोचते हो। आई पर्सनली डोंट थिंक इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 2 लोगों का रिश्ता जो है वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत कम्युनिटीज़ है जो कहते हैं हमारी ही कम्युनिटी के
लोग हों या हम अपनी कम्युनिटी में या अपने सेक्टर में शादी करें और उनकी वैल्यूज़ मिलती जुलती हों तो ही बेहतर है अपने जैसे लोगों में। पहले तो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रिजिडिटी थी कि एक जो कम्युनिटी है वो अपने ही कम्युनिटी में शादी करना चाहती थी। इवन फैमिलीज़ में ये होता था कि वो फैमिलीज़ के बाहर शादियाँ नहीं करते थे, लेकिन अब ये प्रेफर किया जाता है कि आप अपनी फैमिली से बाहर शादी करें, क्योंकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई क्रॉनिक इलनेस जो कि फैमिली में रन कर रही है या एक कम्युनिटी में रन कर रही है, तो ऑब्वियसली वो आगे जाके उसकी फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा। ठीक है, एक और कॉन्वर्सेशन जो आपने करनी चाहिए वो है कि अपने फाइट्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे। ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन जब लड़ाई झगड़े होते हैं उस वक्त वो कॉन्वर्सेशन यार नहीं, लेकिन हाँ आई गेस यू शुड ऑलवेज डिसाइड कि ठीक है दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल आवर इशूज। आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले ही, बल्कि कुछ टाइम पहले नहीं, 1 वीक पहले मेरे पास एक केस आया था, बिकॉज आई एम डूइंग क्लिनिक एज वेल। तो वहाँ पर वाइफ का कहना ये था कि देखिए ना, मैं जो हूँ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ में जो कहा हुआ है उसको फॉलो करती हूँ, हमारा मज़हब एक रिश्ते के बारे में क्या कहता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं करते। इनको भी चाहिए ना कि इस्लाम को फॉलो करें और उसकी वैल्यूज़ को फॉलो करें, क्योंकि उनके अलग एक कुछ मैरिटल इश्यूज़ भी थे और उनका ये था कि इनको ऐसा करना चाहिए। तो जहाँ पर ये वर्ड आ जाता है ना चाहिए, वहाँ पर फिर उसका जो वो रिजल्ट आता है ना वो फाइट में ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है जी, दोनों लिंक्ड हैं। डील ब्रेकर्स एंड बकेट लिस्ट। डील ब्रेकर्स वो चीज़ होती है कि ठीक है हम शादी करेंगे लेकिन मैं ये नहीं कर सकती और मैं ये नहीं कर सकता या तुम ये नहीं कर सकते। डील ब्रेकर्स होते हैं जो बड़े ज़रूरी होते हैं। ब्रेक पे चलते हैं और तुम ज़रा अपनी छतरी में ना हो, वो वाले जो रिलेशनशिप के ना। थैंक यू सो मच बीइंग हियर टुडे, थैंक यू। छतरी क्या? बारिश में हम गाया करेंगे, छतरी खोले बिना नहाया करें। सोचने का ख्याल अच्छा है। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। एक बहुत ही नया सेगमेंट जो है हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, बहुत ही नया सेगमेंट, एंड इसका नाम है म्यूज़िक पेंट्री एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी, क्योंकि आपको याद होगा मैंने अपने करियर का आगाज़ खुद भी एक म्यूज़िक चैनल से किया था, लेकिन दुनिया भर में इतने सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारे अपने भी सब कॉन्टिनेंट के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दुनिया भर में बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब मैं अभी अज़रबैजान में भी देख कर आई थी, टर्की में देख कर आई थी, मैं हमेशा सोचती थी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आया है, इसको बजाते कैसे हैं, इसको पहले किसने ईजाद किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही मज़े का सेगमेंट रहेगा जहाँ पे सारा हमारे साथ होंगी। सारा अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा, सारा को भी म्यूज़िक का बहुत शौक है और वो एक क्वेस्ट पे है, म्यूज़िकल क्वेस्ट पे। तो अपने क्वेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताओ कि तुम्हें कहाँ से ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे भाई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता करना है। सबसे पहले मुझे शौक हुआ गाने का कि मुझे गाना सीखना है, और जब गाना सीखना है तो बेसिक तो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर गाएंगे तो कैसा गाएंगे। तो इसका मुझे जब गाने का मुझे शौक हुआ तो मुझे लगा कि अगर म्यूज़िक की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो फिर ज़्यादा अच्छा, और अगर इंस्ट्रूमेंट्स की ओरिजिन और उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप और अच्छे से उसको सीख सकते हैं। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप किसी के साथ शेयर करें तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो हमने सोचा कि सेगमेंट इंट्रोड्यूस करें। बचपन से हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को सुनते हुए आ रहे हैं, जैसे तार हो गया, तबला हो गया और हारमोनियम हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं है ये कहाँ से आई है, इसकी क्या कहानी है, ये दुनिया में क्यों आया है, कौन इसको लेकर आया है। इस वक्त हमारे साथ वकास साहब भी मौजूद हैं, जो थोड़ा सा हमने सेगमेंट शुरू किया था तबले की म्यूज़िक के साथ, वो उन्होंने ही बजाया था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कितने साल से आपका और तबला का साथ है?
मुझे तकरीबन 12 से 13 साल हो गए। ठीक है, तो ये ख़ानदान में था या क्योंकि यूजुअली कहते हैं कि जब फैमिली में ही होता है तो लोग सीखते हैं, वरना तबला कौन सीखता है आजकल? मेरे ख़ानदान में मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर हैं जी, और मेरी अम्मी वालों की तरफ से भी है, ठीक है, और मेरे वालिद वालों की तरफ से भी है, और बस मैंने अपने दादा से ही हासिल किया। ज़बरदस्त। और दूसरी चीज़ ये कि मैं नैपा के अंदर टीचर हूँ। पहले मैं नैपा में सीख रहा था तबला, अब टीचर है, अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ तबला अंडरस्टैंडिंग की। खूबसूरत, ज़बरदस्त। सारा तुमने क्यों सोचा कि हमें म्यूज़िक मेंटरी का जो अपना ये सेगमेंट है ये तबले से शुरू करना चाहिए? मैंने इसलिए सोचा क्योंकि अगर हम कुछ म्यूज़िकल स्टार्ट करें तो क्यों ना अपने म्यूज़िक से करें, और अगर हम अपनी म्यूज़िक की बात करें तो हमारा ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है, और तबला ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का बेसिक इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये रिदमिक इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। और रिदमिक जब भी आप कोई म्यूज़िक कंपोज करते हैं तो वो बीट्स पर होता है, रिदम में होता है। तो अगर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है और क्लासिकल म्यूज़िक है तो वो रिदमिक इंस्ट्रूमेंट भी क्लासिकल होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि तबला पहला इंस्ट्रूमेंट हो। काश साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इससे कितनी आवाज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं, और ये बना किस चीज़ से है? इससे ये एक तो बकरी की खाल का है, बकरी की खाल का, अच्छा, किया जाता है, बकरा या बकरी, और दूसरा इसके नाम है इसके पार्ट्स के, ठीक है, जो कि मतलब लोगों को एक ही नाम पता है, तबला। तबला, हाँ, ठीक है, इसके अलावा दूसरा नाम नहीं पता। अब जैसे इसको कहते हैं मतलब सियाई, मैदान, किनार, गजरा, जो बालों पे हम गजरा लगाते हैं तो उसी तरीके से ये मतलब इसको किया हुआ है। इसको बदरी कहते हैं, गिट्टे कहते हैं, इसको कहते हैं अपना दाया, बाया, जो कि बेस की साउंड क्रिएट करता है, और ये ट्रेबल। ज़बरदस्त। तो तबला इन्वेंट कैसे हुआ था सारा? तबला इन्वेंट, वैसे तो तबले की इन्वेंशन पे बहुत कंफ्यूजन है और थोड़ी सी है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो ये कि 13th सेंचुरी में ही इंडिया में, जो पहले डिवीजन से पहले सब कॉन्टिनेंट था, तबला था 13th सेंचुरी से ही। और मीर खुसरो साहब ने पखावज एक इंस्ट्रूमेंट है, पखावज इंस्ट्रूमेंट कमर से बांध के उस वक्त बजाया जाता था और वो मुश्किल लगता था उसको बजाना, उसको प्ले करना, वो हथेलियों से प्ले होता था। तो उसको काट के अमीर खुसरो साहब ने 2 पार्ट्स किए जो कि दायां और बायां कहलाए, ट्रेबल एंड बेस का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको प्ले करना इजी होता है, और वो फिर फिंगर टिप से या अच्छा, वो सॉरी आपकी बात को करूँगा, मतलब मुश्किल नहीं था वो, मतलब वो यूज़ तो आज भी होता है, मेरे उस्ताद ने तो ठीक है, तो वो मुश्किल नहीं था, बट उसको ये किया कि एक नया मतलब साउंड एक क्रिएट होना चाहिए कि उसके 2 हिस्से करके, जब एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये, तो पोजीशन को चेंज करने के लिए साउंड को चेंज करना, जब पोजीशन चेंज हुई तो साउंड। नाज़िया की कॉल भी आ गई लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग, मुबारक, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट आप ये लेकर आए हैं ना, और वाकई में मैं जिस तरह से आप ये सेगमेंट लाए, मैं चाहती हूँ स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी इस तरह से होना चाहिए कि बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए उनको म्यूजिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। नाज़िया, एक सवाल भी है आज हमारे पास, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मलेशिया में जो ज़बान बोली जाती है उससे क्या कहते हैं, क्या नाम है ज़बान का? मलेशिया में, जैसे हम पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं तो मलेशिया में क्या बोलते हैं लोग? इंग्लिश बोलते हैं। चले जी, अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। तबले पे आज थोड़ी सी बात हो रही है, इसका जो फंक्शन है इन क्लासिकल म्यूज़िक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इसकी इतनी बहुत बड़ी जगह है इस इंस्ट्रूमेंट की, और जैसे कि सर ने हमें भी बताया भी है कि अलग तरीके से, अच्छा ये उंगलियों से भी, लेकिन बाज़ औक़ात ये इसका कहाँ काम आता है? इसका जो है ये बेस है बेसिकली, अब ये साउंड है इसकी, ठीक है, और इसके कोई 3 से 4 साउंड, ठीक है, मतलब सिर्फ बाई की, जैसे घे, घे, के ये साउंड्स हैं, तो ये साउंड जब मतलब मज़ीद हम प्रैक्टिस करते हैं इसको, तो बोल यानी कि लेदा जैसे धाती धागे ने, हाँ लवली, तो पहले मैंने घे अलहदा बजाया था, जब मैंने बोल के साथ इसको यूज़ किया तो वो एक पैटर्न सा बन गया, क्योंकि बेस एंड ट्रेबल साउंड है, तो जब वो कंबाइन होता है तभी एक पूरी मेलोडी तैयार होती है। बिल्कुल ठीक है, हमें ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा कोई म्यूजिकल ब्रेक ही हो जाए क्योंकि तबले यहाँ पे मौजूद है, तबला मौजूद है। अच्छा, ये दोनों मिलके तबला बनते हैं, दोनों मिलके तबला बनते हैं, वैसे दाया और बायां कहलाते हैं। दाया बायां, ठीक है जी। वकास सर प्लीज।
जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाहे टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाहे टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। जिसके आप सब जानते हैं खूबसूरत सा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है तबला, जिसके बारे में बात हो रही है। सारा से मैं एक सवाल करूँगी। सारा मैं सारे कॉलेज से सवाल कर रही थी कि मलेशिया की ज़बान क्या है, तो फिर तबले की ज़बान क्या होती है? वैसे बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि तबले की भी अपनी एक ज़बान है, अपने बोल। जैसे वकास सर ने भी जिक्र किया था बोल का, तो तबले के अपने बोल होते हैं और वही बोल फिर यहाँ बजते हैं और वो प्रोनाउंस भी किए जा सकते हैं। तो वकास थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट करके बताइएगा। जैसे धा टिटे धा टिटे धा धा टिटे धागे ते ना के ना, ता टिटे धा टिटे धा धा टिटे धागे ते ना के ना। ये से बोल है। धा टिटे धा टिटे धा धा धा, धा टिटे धा धा टिटे, धा टिटे धा धा टिटे धागे ते ना के ना, ता टिटे धा टिटे धा धा धा, धा टिटे धा धा टिटे, धा टिटे धा धा टिटे धागे ते ना के ना। ता टिटे धा टिटे ता ता ता, धा टिटे धा धा टिटे, धा टिटे धा धा टिटे धागे ते ना के ना। धा टिटे धा टिटे धा धा, धा टिटे धा टिटे धा धा, धा टिटे धा टिटे धा धा टिटे धागे ते ना के ना। ता टिटे ता टिटे दा ता, ता टिटे ता टिटे दा ता, ता टिटे ता टिटे दा ता टिटे धागे ते ना के ना। क्या ज़बान है? ये तबले की ज़बान है कि उसके जो बोल हैं वो प्रोनाउंस भी किए जा सकते हैं। तबला, इसकी कीमत कितनी होगी और कितने लोग अब इसको सीखते हैं आज के इसको? ज़माने में? वैसे तो काफ़ी लोग मतलब सीखते हैं, लेकिन अच्छी बात है। जो प्रॉपर यानी कि तबला बजाना प्रॉपर कि मतलब इसको अपना पैशन बनाना या स्पेशलिटी बनाना, वो बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को और नज़रिए से भी देखा जाता है। बहुत मतलब 100% में 50% ऐसे हैं जो अच्छे निगाह से देखते हैं, जिनको टैलेंट की कदर है, जिनको पता चलता है कि ये मेहनत करके ये बंदा सामने है। कोई लोगों को शायद लगता होगा अब इसमें करियर तो सच है इसमें करियर मतलब मुझसे, मैं तो अभी यंग हूँ, मुझसे मतलब लोग सवाल करते हैं कि आप क्या करते हो। मैं कभी बताता हूँ कि मैं तबला बजाता हूँ और ये कहता हूँ यार इसमें आपका करियर क्या है, फ्यूचर क्या है आपका, फ्यूचर क्या है आपका। तो मैं बताता हूँ मैं 3 मरतबा US होके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए, मैं म्यूज़िक पढ़ने के लिए गया था। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब फ्यूचर का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मतलब ये मेरा शौक़ है, मेरा मतलब इसके साथ ही मेरा खाना पीना है। बिल्कुल सही है। इसकी केयर कैसे करते हैं, इसकी मेंटेनेंस कैसी होती है, ये महंगा कितना होता है, इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी तकरीबन 10 से 15,000, 20,000, 1 लाख भी ऐसे भी। 1 लाख तक भी जाती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सफाई वगैरह? सफाई वगैरह का ये है कि मतलब वो कपड़े से मतलब इसको यूज़ करते हैं। बाकी जो है इसका ख्याल ये ट्यूनिंग से रखा जाता है, यानी कि ये जो स्किन है ना मतलब खाल है, ठीक है, ज़्यादा अगर से हम इसको ट्यूनिंग में चढ़ा रहे हैं इसकी क्वांटिटी से ज़्यादा, ठीक है, तो फट भी सकता है ये। ठीक है। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि तबले की केयर में सबसे पहले उसकी इज्जत आती है। इंस्ट्रूमेंट की सबसे पहले आप इज्जत करें, उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट आएगा, वरना बहुत मुश्किल है। Sarah, that's such a beautiful thing you just said. That's very true. कि और you know क्योंकि हमारे अपने ही कल्चर का ताल्लुक और तबला का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, तो हमें तो ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसा कोई कहानी अपनी कहीं आपने परफॉर्म किया हो जो आपको आज तक याद हो, या कोई ऐसा सेशन आपका रहा हो जहाँ की ऑडियंस आपको ऐसी रही हो कि उनकी भी समझ अच्छी हो इस इंस्ट्रूमेंट के हवाले से? पाकिस्तान में खैर मतलब सुनने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने आकर हमें अप्रिशिएट किया म्यूज़िक को सुन के कि यार आज आपने बहुत अच्छा, तो मतलब एक जो है ना मतलब खुशी सी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक तो पहली बात ये।
मैं 3 मरतबा USA मतलब म्यूज़िक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास पार्टनरशिप नेपा की थी हमारी जी, और पार्टनरशिप बोला एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके सिलसिले में मैं 2 मरतबा मतलब पढ़ने के लिए गया। फिर तीसरी मरतबा हमारी परफॉर्मेंस थी साउथ बाय साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो उधर मतलब जब मैं जैसे बैग ऑन ओपन करके तबला रखता था तो कोई ना कोई बंदा आता था सामने, व्हाट इज दिस, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब क्या है, वो सवाल जवाब उनके ख़त्म नहीं होते थे, नहीं क्यूरियोसिटी वाकई में। और जब मतलब बजाना शुरू करते थे तो और मतलब उन्होंने अप्रिशिएट इतना करना है कि वो दिल ही नहीं कर रहा है कि मतलब बंद कर तब। टाइम आज हमारे पास इतना ही था। साहब आपका बहुत शुक्रिया सारा, थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं तो इतना ही कहूँगी कि आज हमने थोड़ी बहुत रिलेशनशिप से भी बात की, दोस्ती कम्युनिकेशन इसकी, लेकिन अपने पर्सनल गोल्स अपने पब्लिक गोल्स से पहले सेट करें। व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक यू टू द राइट प्लेस। कम्युनिकेशन इज़ की, फ्रेंडशिप इज़ की, ट्रस्ट इज़ की, रिस्पेक्ट इज़ द बिगेस्ट की, ठीक है, सबसे बड़ी चाबी। साथ ही साथ कोई जुगलबंदी हो जाए, क्या ख्याल है? एग्जैक्टली। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह विल सी यू ऑन मंडे। जुमा मुबारक, हैव अ ग्रेट फ्राइडे।